Welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Now I am going to discuss average or mean value of alternating EMF. मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, ये देखो। जैसे आपने करंट में निकाला था उसी तरह से इसके भी होते हैं आपके मीन वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब यहाँ पर इसका प्रॉब्लम होता है बेटा, जैसे आप निकालते हो फुल साइकिल का, तो फुल साइकिल का निकालने पर जैसे करंट आपने देखा 0, करंट का मीन वैल्यू ऑफ करंट, और हाफ साइकिल का हम निकालते हैं। यहाँ पर इसके देख लो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। द मीन और वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर ए हाफ साइकिल। अगेन प्लीज ट्राई करो फिर से। द मीन वैल्यू ऑफ द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर हाफ साइकिल इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, जिसको हम स्टेडी ईएमएफ भी बोलते हैं, डीसी ईएमएफ भी बोलते हैं, which would send the same amount of charge through a circuit in the time half cycle t/2 as is sent by alternating EMF। अब ये अल्टरनेटिंग EMF के द्वारा जो भेजा जाएगा तो उसका भी आपका सेम ही रहेगा। अब इसी आधार पर देखो बेटा, ये आपके हो गए। अब यहाँ पर हम थ्रो सर्किट इज सेम। अब इसका हम एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जैसे हमने अल्टरनेटिंग करंट का हम बताए थे, ठीक वैसा ही ये भी है, थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है? एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। हम क्या जानते हैं? करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। उसी आधार पर इफ I is the value of current at time t, then I equal to E upon R। अब E की वैल्यू हमने यहाँ बेटा पुट कर दिए, E की वैल्यू पुट कर दे, E0 by R इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी अपॉन R। अब E0 अपॉन R को अलग कर लो, यहाँ पर sin ओमेगा टी है, where R is the resistance, जहाँ R रेजिस्टेंस है। अब इसके आधार पर जैसे हमने क्या कहा था, चार्ज भेजते हैं। A small amount of charge dq sent by alternating EMF in a small time dt is given by dq equal to I into dt। अब I की जगह पर E0 by R sin ओमेगा टी लिखे into dt। इक्वेशन थर्ड हो गया। देखो बेटा, अब यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर ये करना, इंटीग्रेट करना है। हम आप लोगों से पूछ चुके थे, जो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जानते हो तो उसके आधार पर टोटल चार्ज sent by alternating EMF in the first half cycle 0 से t/2, माना आधे समय तक में ये कितना चार्ज भेजेगा। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन में देखो, जिसके साथ d रहता है वो वेरिएबल, d के साथ t है तो t हमारा वेरिएबल्स है, बाकी कांस्टेंट। E0 अपॉन R इंटीग्रेशन में बाहर आ गया आपका। अब ये बाहर आ गए, इंटीग्रेशन 0 से t/2 sin ओमेगा टी। sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमने 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट t/2 पुट किए। अब यहाँ पर देख लो, इस ओमेगा को और माइनस साइन को भी हम बाहर कर लेते हैं, तो माइनस E0 अपॉन ओमेगा R हो गया। अब कॉस ओमेगा टी में t की वैल्यू एक बार t/2 पुट करेंगे, एक बार 0। तो देखो ओमेगा का वैल्यू यहाँ लिख दो 2 पाई अपॉन टी, और स्मॉल टी का वैल्यू t/2 माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी का वैल्यू 0। ऐसा पुट करने से क्या हो गया बेटा, देख लो, इसमें t और t कैंसिल हो गए, रिजल्ट आ गया कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। और आप क्या जानते हो, कॉस पाई दैट इज कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ऑलरेडी यहाँ माइनस ही है, तो देख लो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, यही लिख दिया हूँ।
-2 ई नॉट बाय ओमेगा आर इंटू -2 मल्टीप्लाई किए, Q इक्वल टू 2 ई नॉट अपॉन ओमेगा आर। ये हमने एसी के द्वारा इतना चार्ज भेजा सर्किट में। अब हम इसको क्या करते हैं, इफ EM that is average value of EMF, if EM is the mean or average value of alternating EMF our first half cycle, मतलब टाइम हमें पता है, then Q इक्वल टू IT लिखते हैं, तो I की जगह पर EM अपॉन R और T की जगह पर T/2 हमने पुट कर दिया। इक्वेशन 4 और 5 में Q तो दोनों का सेम है, तो दोनों को हम इक्वेट करते हैं बेटा। इक्वेट करने पर देखो EM अपॉन R इंटू T/2 इक्वल टू 2 ई नॉट अपॉन ओमेगा आर। R और R कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देख लो EM इंटू T/2 इधर बच गया 2 ई नॉट अपॉन ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। देखो EM T/2 और 2 ई नॉट अपॉन, यहाँ पर देख लो बेटा ओमेगा की जगह पर 2π/T हमने पुट किया। अब ये उलट के ऊपर चला जाएगा, 2 ई नॉट T अपॉन 2π। यहाँ देखो बेटा नीचे का 2 और 2 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से T और T कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया EM इस साइड और इधर बच गया 2 ई नॉट अपॉन पाई। पाई का वैल्यू आप कितना जानते हो, 22/7 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में अच्छा होता है, और 3.14 भी लिख सकते हो। तो EM का वैल्यू होगा 0 डिवाइड किए, ये वैल्यू लर्न नहीं कर लेना। देखो MCQ पैटर्न क्वेश्चन आया है, डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा। डेरिवेशन तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ जो कंसेप्ट क्लियर हो। जब पूरा बुक हम कंसेप्ट क्लियर किए हैं, इसको हम शॉर्ट में नहीं निकालें, इसलिए हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। अब इस कंडीशन में देख लो बेटा, आपके जैसे भी ये निकालते हो, इसके आधार पर अब आपके डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, EM इक्वल टू 0.637 ई नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू जितना भी होगा उसका नियर अबाउट 63% हमें दिखाई पड़ता है एवरेज में। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर सिमिलरली ओवर नेगेटिव हाफ साइकिल लेते तो हम क्या करते, T/2, यहाँ देखो कर्सर को T/2 से लेके T तक का निकालते चार्ज, सेम ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा। ये आएगा निगेटिव में 2 ई नॉट अपॉन पाई, दैट इज -0.37 ई नॉट। अब इस कंडीशन में देख लो, यहाँ पर जो हम निकाल दिए हैं आपको, दोनों को यदि हम सम करते हैं रिजल्ट 0 आएगा। तो हमें मीन और एवरेज EMF कितना दिखाई पड़ेगा, ओवर फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में हो गया 63.7%। अब आपको अंदाजा लग गया, जैसे मीन फुल साइकिल का निकाला 0 निकल गया, आप उसको कहते हो इसमें तो करंट है ही नहीं, लेकिन छूने पर हमें झटके लग जाते हैं, इसका मतलब उसमें करंट है और हमें हाफ साइकिल का कैलकुलेशन करना चाहिए। आए बेटा समझ में? हेलो जी। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF ओवर फुल साइकिल, यही चॉइस बना देगा, 0 लिख देगा, 0.637 ई नॉट लिख देगा, -0.637 ई नॉट लिख देगा। अब ये 3 चॉइस तो यही देखते हो, चौथा में लिख देगा ऑल। तो हमें हमेशा इस पर कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरा आंसर 100% सही हो। 0 हो गया। आ गया बेटा समझ में? ओवर। गुड़िया गुड़िया आप बोलो बेटा। जी सर। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब इन समस्या से बचने के लिए हमने क्या किया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आप देख लो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, बोलो आप लोग, 4, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। दोनों कंडीशन में 4 ही होता है। तो हमने इस जो प्लस और माइनस के कारण जो मुझे 0 दिखाई पड़ता है, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया, जो भी वैल्यू है
उसका हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद फिर उसका हम मीन निकालेंगे। अब मीन निकालने के बाद फिर उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब कैसे, तो देख लो यहाँ पर, इससे क्या हो गया, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें स्क्वायर हो करंट का चाहे ईएमएफ का? ऐसा फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट में। हीटिंग में आप पढ़े थे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और साथ साथ पढ़े थे वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये हमारा निकल जाता था हीटिंग इफेक्ट का। तो उसी हीटिंग इफेक्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, एसी करंट फुल साइकिल भेजते हैं और देखते हैं कितना हीट बना। उतने हीट बनाने के लिए हमने डीसी करंट भेजा। दोनों, डीसी भी उतना ही हीट बनाता है और एसी भी उतना ही हीट बनाता है। इसका मतलब ये जो होगा, एसी और डीसी दोनों इक्विवेलेंट होगा। मेरी बात समझ में आया आप लोगों को? नहीं, मास्टर जी दोबारा बता दो। हाँ, अब आप सिंपल ऐसा एग्जांपल देख लो बेटा। 5 रुपए में आप एक पेन खरीदते हो, एक 5 का नोट दे दिया और एक एक करके 5 सिक्के दे दिए, तब भी पेन मिल गया। तो ये दोनों अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। जी। हाँ, उसी तरह से कहते हैं एसी करंट के द्वारा हमने हीट प्रोड्यूस किया। जितना हीट हमने प्रोड्यूस किया उतना ही हीट हम डीसी करंट के द्वारा भेजते हैं। हीट दोनों जगह सेम बना, इसका मतलब एसी करंट और डीसी करंट दोनों सेम होगा। जी। गुड़िया आए बेटा आपको समझ में? जी सर। आपके आवाज कम आ रहे हैं बेटे। हाँ जी सर, आगे समझ। हाँ, अब इसी को बनाते कैसे हैं तो देख लो। रूट मीन मतलब हीट सेम प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, हीट दोनों के द्वारा हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो दोनों करंट भी सेम होगा। तो उसी को लिखते हैं यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में हम आरएमएस कहते हैं। हमारे जो खंभों पर लिखा रहता है आरएमएस वैल्यू लिखा रहता है। ऑफ एसी इज द दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, दैट इज फिक्स्ड करंट या डीसी करंट को, which would generate the same amount of heat in a given resistance in a time as is done by AC when passed through the same resistance of the same time. Again repeat करता हूँ, the root mean square value of AC for alternating current is that value of steady current which would generate या produce the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by AC when passed through the same resistance for same time. मान लो हम आधा घंटा के लिए एसी करंट पास किए, आधा घंटा के लिए हमने डीसी स्टेडी करंट पास किए, दोनों ने सेम हीट बनाया, तो दोनों करंट को हम इक्विवेलेंट बेटा मानते हैं। आए बात समझ में? अब यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट, द आरएमएस वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट बोलो, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बोलो, या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलो, इस तीनों नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय आई आरएमएस और आई इफेक्टिव और आई वी। इसलिए इसको हम आई आरएमएस भी कह सकते हैं, आई इफेक्टिव भी कह सकते हैं और आई वी भी कह सकते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? जी। अब क्लियर है तो देखो बेटा, अब इसका डेरिवेशन हम कैसे निकालते हैं। गुड़िया कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। हाँ, अब देखो सब कुछ सेम है, थोड़ा देखेगी अपने आप समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी इजी टॉपिक्स। हाँ, फार्मूला बनाते समय आपको अभी एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न आएगा, इसलिए आप मोस्टली इसको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला तो स्पेशली लर्न करो, डेफिनेशन स्पेशली लर्न करो। डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो अभी काम चलेगा, लेकिन डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं जो आपका कंसेप्ट क्लियर हो।
अब देखो यहाँ पर कैसे डेरिवेशन करते हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, जिसको हम DH लिखे हैं, प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस आर इन dt टाइम इक्वल टू, हीटिंग का क्या था, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, यहाँ पर बन गया DH इक्वल टू I स्क्वायर R dt। टाइम हमने छोटा सा लिया है इसलिए। नेक्स्ट लाइन में देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम फर्स्ट से I की वैल्यू हम I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिए। DH इक्वल टू I नॉट स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करेंगे, I स्क्वायर है तो I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R है इंटू dt। अब D के साथ बेटा T है, ये वेरिएबल्स है, बाकी कांस्टेंट है। इसी को हम क्या करेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल इज, देखो I स्क्वायर R बाहर कर लिया हमने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt ये लिखा। अब इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन के ढेर सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं है, इसे हम दूसरे फॉर्म से निकालते हैं। कैसे, तो देख लो, आप ये जानते हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला जानते हो ट्रिगो का। जी। अब ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर की जगह पर हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस 2, यहाँ x था तो 2 ओमेगा टी, dt हमारे पास बाहर है। अब देख लो बेटा, हमने क्या किया, 1/2 है, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू dt, इसी की जगह पर इस 2 को भी हमने बाहर कर लिया, तो I स्क्वायर R अपॉन 2, और यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। बहुत इजी वे है, थोड़ा सा ध्यान दोगे सब समझ में आ जाएगा। अब dt और इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिए, इसको हम ब्रैकेट के भीतर रख लिए, 0 से t dt इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस 0 से t कॉस ओमेगा 2 ओमेगा टी इंटू dt। अब आप अभी पढ़े हो कॉस ओमेगा टी या ax का होता है साइन ax अपॉन a, यहाँ उसी आधार पर देखो dt का तो इंटीग्रेशन t होता है, इसको अब हम लिमिट में डालेंगे 0 से t तक, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से t तक। देखो बेटा, बड़े क्लास में इतना नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख देते हैं रिजल्ट, लेकिन यहाँ छोटे क्लास के बच्चे हैं, कुछ बायो के भी बच्चे होते हैं, कुछ मैथ के भी बच्चे होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्लियर किया है। अब यहाँ पर देखो इस लाइन में t की जगह पर हमने एक बार कैपिटल T पुट किया माइनस 0, और यहाँ पर है 2 कॉस ओमेगा, t की जगह पर कैपिटल T माइनस 2 ओमेगा t, इसके जगह पर हमने 0 पुट कर दिया। ये रिजल्ट क्या हो गया, ये बन गया ओमेगा टी इक्वल टू, देख लो ओमेगा टू 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा टी की जगह पर 2 पाई हमने यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पर साइन 2n पाई या साइन n पाई जो हम लिखते हैं बेटा, 2n पाई लिखते हैं, उसकी वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर डायरेक्ट साइन, इसका वैल्यू 0 हो गया, साइन 0 ये हो गया तो ऑलरेडी 0 हो गया, ये टर्म ही हमारा गायब हो गया। देखो I स्क्वायर R अपॉन 2 बाहर रह गया, इसमें कैपिटल T बच गया, और ये टर्म माइनस 0 खत्म। तब हमारे पास क्या बच गया, हिट H इक्वल टू I स्क्वायर R अपॉन 2 इंटू टी, ये हमारा हिट प्रोड्यूस हुआ AC के द्वारा। अब यदि हमारे पास DC रहता तो वहां तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं था, उसी को कहते हैं इफ RMS वैल्यू इज IRMS then amount of heat produced in same resistance R is same time in same time T is H equal to I RMS square into R into T। फुल साइकिल का यहाँ भी लिखे, या IRMS जो लिखते हो बेटा, एसटीडी करंट को, डीसी करंट को, कांस्टेंट करंट को, हीट दोनों जगह हमारा सेम प्रोड्यूस करना है, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे।
LHS दोनों का इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड देखो, I RMS स्क्वायर इंटू RT इक्वल टू I नोट स्क्वायर R अपॉन 2 इंटू T। दोनों तरफ का T और T कैंसिल हो गया, R और R कैंसिल हो गया, तो I RMS स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया हमें, I नोट स्क्वायर बाई 2। अब इसी को हमें तो I RMS चाहिए, तो स्क्वायर हटा दो, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे तो I नोट अपॉन रूट 2। ये हो गया I RMS। अब खंबे पर या स्विच पर जो लिखा रहता है 5 एम्पियर 4 एम्पियर, वो यही I RMS होता है। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट याद करो, 0.07 I नोट के बराबर होता है। मैक्सिमम वैल्यू का नियर अबाउट 70% हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम वर्चुअल कहते हैं, या इसको इसलिए हम इफेक्टिव कहते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आपको स्पेशली अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला जितना बॉक्स में है बेटा, वो तो पूरी तरह से रट्टे लगा दो। सारे न्यूमेरिकल MCQ देंगे इसी सब के आधार पर। एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट, बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं है उसमें। आपको गुड़िया कोई प्रॉब्लम है बेटा? हेलो, जी सर। आपको प्रॉब्लम है कोई? नो सर। अच्छा, अब जैसे ये बनाए हैं, ऐसे ही हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF होता है। सब कुछ सेम ही है, केवल EMF है, डेरिवेशन भी सेम ही है। एक जगह लर्न करोगे तो दूसरा लर्न हो जाएगा। देखो, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF is defined as that value of steady voltage या EMF which would generate या produce the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by alternating EMF when applied to same resistance for same time। हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है और वहां पर यदि हम सेम रेजिस्टेंस देते हैं तो उस कंडीशन में उतना ही वोल्टेज हीट बनेगा जितना AC बनाता है। कहने का मतलब एसटीडी करंट से हमने हीट प्रोड्यूस कर दिया। अब उसी तरह से आप इसका भी हम अल्टरनेटिंग करंट से भी उतना ही हीट बनाते हैं। दोनों हीट सेम है, इस आधार पर हम इसको कहते हैं दोनों EMF भी सेम होगा। अब ये कैसे निकालते हैं तो देख लो, इट इज जनरली डिनोटेड बाय ERMS और E इफेक्टिव और EV। आप इलेक्ट्रिक के खंबे पर देखे हो बेटा लिखे हुए कभी वोल्टेज? जी क्या लिखा देखा आपने, कितना वोल्ट लिखा हुआ देखे हो? ऐसे देखा है, मतलब इसलिए तो मैंने देखा। बेटा ध्यान से देखोगे, खंबे सब पर लिखा रहता है डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट 220 वोल्ट, और आप समझोगे ये 220 वोल्ट है, लेकिन जब साइकिल पूरा होगा तो उसके बीच में मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। हमें जो दिख रहा है केवल 70%, 30% अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है, इसलिए ये होता है 220 आपके नजर में, लेकिन ये होता है 311 तक। एक साइकिल के भीतर में मैक्सिमम 311 तक चला जाएगा। इसलिए यदि हमने हाथ में ऐसा ग्लव्स पहन लिया जो 220 को बर्दाश्त कर सकता है तो वो AC नहीं टच कर सकते हैं। हम DC को टच कर सकते हैं ग्लव्स पहन के, क्यों? तो AC में 220 से ज्यादा राउंड में आता है 311 तक। और इसी के आधार पर हम कहते हैं AC इज मोर डेंजरस देन DC, क्योंकि DC में जितना दिखाई पड़ता है उतना ही वोल्ट होता है, और AC में दिखाई पड़ता है 220 और होता है 311 एक राउंड में मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए इट इज AC इज मोर डेंजरस देन DC। अब यहां पर देखो थर्ड पॉइंट, द RMS वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू
ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब इसका डेरिवेशन देखो, सेम वही वैसा ही डेरिवेशन है। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप हिटिंग इफेक्ट में क्या जानते हो, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। इसी आधार पर द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट DH produced in resistance R in a small time dt is DH equal to E naught E square by R into dt। अब E की जगह पर यही E naught sin ओमेगा टी पुट किए, E naught sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर बाय R into dt। अब यहाँ पर रिजल्ट देखो हमारे पास आ गया, E naught DH equal to E naught square by R sin square ओमेगा टी into dt। Total amount of heat produced in resistance R in one complete cycle is, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, H इक्वल टू 0 से T E नॉट स्क्वायर बाय R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। अब देखो बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यही प्रोसेस जो पहले आप किए थे, E नॉट स्क्वायर बाय R इंटीग्रेशन 0 से T 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू dt। अब इस आधार पर देख लो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। जैसा ये पहले आपने किया था, 2 को भी बाहर कर लिए, E नॉट स्क्वायर बाय 2R 1 का हमने इंटीग्रेशन 0 से T 1 dt 0 से T 2 cos ओमेगा टी। अब देखो बेटा, मन हो तो पूरा निकालो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 0 निकलते हैं, 0 से T cos 2 ओमेगा टी dt का वैल्यू 0 हम निकाल चुके हैं। और इसका देखो T हमने लिखा 0 से T, सेम वही इंटीग्रेशन जो ऊपर आपने किया है, माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा 0 से T। अब ये तो T बन गया T माइनस 0 2 ओमेगा T इंटू T 2 ओमेगा इंटू 0। अब यहाँ पर ये T में से 0 गया तो T बच गया आपके पास, E नॉट स्क्वायर बाय 2R ब्रैकेट T माइनस साइन 4 पाई माइनस साइन 0 डिग्री। यहाँ पर लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू 0 डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि साइन 4 पाई का भी 0 होता है और साइन 0 का भी 0 होता है। रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, H इक्वल टू E नॉट स्क्वायर बाय 2R इंटू टी। सेकंड इक्वेशन, अब EV is, if EV be the same RMS value of alternating EMF, then amount of heat produced in the same resistance in same time T is given by H equal to EV square by R into T। हीटिंग इफेक्ट में ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे बेटा, हीट दोनों में सेम प्रोड्यूस होता है, इसलिए EV स्क्वायर बाय R T इक्वल टू, यहाँ पर हमने दोनों को निकाल दिए, EV स्क्वायर बाय R इंटू टी इक्वल टू E नॉट स्क्वायर बाय 2R इंटू टी। T और T कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास EV स्क्वायर बाय E नॉट स्क्वायर बाय 2। अब इस कंडीशन में देख लो, तो EV चाहिए E नॉट अपॉन रूट 2, इसका भी वही फॉर्मूला है जो आपने IRMS निकाले, सेम वही फॉर्मूला है। अंतर क्या है, वहां I है, यहाँ E नॉट है। आया बेटा समझ में जी। अब देखो, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज आर मेजर्ड बाय AC एमीटर। AC करंट को और वोल्टेज को मेजर करने के लिए मुझे AC एमीटर चाहिए, AC वोल्टमीटर चाहिए रिस्पेक्टिवली। दे आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्यों हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट के आधार पर हमने कैलकुलेट किए हैं ERMS IRMS। एंड दे मेजर ओनली देखो करता है वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। देखो, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट कोटेड एनीवेयर, कहीं जो लिखा रहता है आर वर्चुअल वैल्यू, हमें जो खंबे पर लिखे हुए रहते हैं अल्टरनेटिंग ERMS चाहे RMS का वो वैल्यू होता है, वर्चुअल वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल देख लो, 220 वोल्ट AC
मीन्स ईवी इक्वल टू 220 वोल्ट। अब हम क्या जानते हैं, एन एसी ऑफ 1 एम्पियर मीन्स IV इक्वल टू 1 एम्पियर। अब इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है एक सर्कल में, एक साइकिल में, ये हम निकालते हैं। देख लो, 220 वोल्ट AC is more dangerous than 220 volt DC because 220 volt AC has peak value is E equal to E naught equal to plus minus root 2 EV, और ये हो गया आपका कैलकुलेट करने पर 311 वोल्ट। लेकिन 220 वोल्ट DC has fixed value of 220 वोल्ट, ये फिक्स्ड वैल्यू होता है, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होते हैं। आगे बेटा समझ में यहाँ तक? जी जी सर। अब यहाँ से देखो, आप लोग यहाँ तक रेडी कर लो, और फेज डायग्राम बनाने आता है आप लोगों को? कौन सा वाला? आप AC करंट में फेजर डायग्राम बनाने आता है? याद नहीं आ रहा, थोड़ा एक बार बताना कैसा होता है। फेजर डायग्राम जैसे एक दिखाता है एग्जांपल, देख लो, इस तरह से डायग्राम आपको टीचर दिए होंगे। ये डायग्राम जो भी है बेटा, ये यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे, या अभी वेट करो तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम ओवर होने वाला है। बताओ गुड़िया क्या करेगी? फेजर डायग्राम यहाँ तक पहले तैयार कर लो बेटा। आपका पेपर खत्म हुआ? नहीं सर, 23 को खत्म है ना। 23rd। कल तो कोई पेपर नहीं ना है? परसों है सर। ऐसा कर लो, यहाँ तक आप लोग एक बार कम से कम फार्मूला डेफिनेशन तैयार कर लो, और इसके बाद हम AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इंडक्टर, ये सब फेजर डायग्राम का है, नेक्स्ट क्लास में इसको कर देंगे ओवर। इतने ही है मास्टर जी चैप्टर? हाँ बोलो बेटा, क्या करे हो? इतने ही चैप्टर है पूरा? नहीं, ये तो हम भेज देते हैं, फेजर डायग्राम रेजिस्टेंस तक का इसमें हम लिख चुके हैं। देखता हूँ, नहीं देखो, रेजिस्टेंस तक का ही हम इसमें नोट किए हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, RLC सर्किट आपको बताए होंगे, ऑक्सीलेशन, ये सारे एक में आ जाएगा, नेक्स्ट में कर देंगे। तो आज यहीं पर हम आप लोगों को ओवर करते हैं, यहाँ तक कर लेना, तो नेक्स्ट फिर इसी टाइम हम दे देंगे, लगातार 2-3 दिन लेके खत्म करो। हाँ, 22 को मेरा एग्जाम है फिजिक्स का। हाँ बोलो बेटा, क्या कर रहे हो अमन? 22 को मेरा फिजिक्स का एग्जाम है। 22 को। तो बेटा कल ये फेजर डायग्राम पढ़ोगे तो फायदा ही होगा। AC का सारा डेफिनेशन तो लर्न कर लो, फॉर्मूला, जी ठीक है। और AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर के लिए आप जा सकते हो किसमें? YouTube का वीडियो देखो मेरा, उससे बेटर नहीं मिलेगा कहीं। हाँ, फिर भी आप सभी बच्चों से है, यदि ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना भाई। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।